हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत का परिचय। इसमें हम सबसे पहले करेंगे भारत का नामांकन। भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। भारत, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत का आकार और विस्तार। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। फिर हम देखेंगे कि भारत के अक्षांश व देशांतर कौन से हैं, कितने डिग्री देशांतर से लेकर कितने डिग्री देशांतर तक विस्तृत है और कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भारत के चरम बिंदु। भारत के चरम बिंदु अर्थात वह कौन सा दूरस्थ पॉइंट है जहाँ पर भारत के लोग निवास करते हैं। इसमें हम भारत के चरम बिंदु में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा भारत और कर्क रेखा। भारत का संबंध कर भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ, और जो नए राजधानियाँ बनी है, यूनियन टेरिटरीज बनी है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट बिंदु हमारा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के पड़ोसी देश और उनका नामांकन। हमारे भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों से मिलती है, कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं, कौन से जलीय पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उनके साथ जो हमारी सीमा लगते हैं उसका नाम क्या दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा बिंदु आ जाएगा तटीय राज्य। तटीय राज्य में हम डिस्कस करेंगे कि कोस्टल एरिया के कोस्टल लाइन के साथ कितने राज्य से अपनी सीमा बनाते हैं, यानी तो तटीय रेखा बनाते हैं, और उसके बाद उन सीमाओं का क्या नामांकन किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, भारत का नामांकन। अभी भारत का नामांकन शुरू से करने से पहले हमको थोड़ा सा पहले विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कितने महाद्वीप हैं और कितने डिग्री अक्षांश पे हमारा कर्क रेखा है और कितने डिग्री अक्षांश पर हमारा कितने मकर रेखा है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है, जिसको कहते हैं पहला उत्तरी गोलार्ध, एक कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तर की दिशा में है वो उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण की दिशा में है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसका पूर्वी भाग होगा उसको पूर्वी गोलार्ध, और जिसका पश्चिमी भाग है जिसको कहते हैं वो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री है उसका नाम हमें क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको दूसरा नाम विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और फिर जो 0 डिग्री देशांतर है उसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच इलाके से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया। और अब हम देखते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं और उनका नाम क्या है, और उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आरोही क्रम या अवरोही क्रम कैसे सेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, थोड़ा सा हमको याद करना होगा। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे पहले नंबर का एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर का सातवें नंबर का कौन सा आ जाएगा हमारा, सातवें नंबर का आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये हमें याद रखना है शुरू से। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका महाद्वीप, और इसके बाद पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अगर जब हम उत्तरी अमेरिका को याद करने की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका को हम हिंदी में उत्तरी अमेरिका इस तरीके से लिखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में हमें 3 दिखाई देता है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर उसके बाद हमको दक्षिणी अमेरिका में 4 दिखाई दे रहा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप लिखते हैं तो में हमको 4 दिखाई देता, तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका की बात करते हो, अंटार्कटिका में जैसे हम अनुस्वार की बात करते हैं अंटार्कटिका 5, तो उसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे कि अंटार्कटिका 5 नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप को हम हिंदी में यूरोप इस प्रकार लिखते हैं। तो यूरोप की ऊ की मात्रा, यू की ऊ की मात्रा या र की ओ की मात्रा हमको दिखाई देती है कि जो 6 नंबर दिखाता है, 6 नंबर यानी छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। और हमने ऑस्ट्रेलिया को तो देख ही लिया है कि 7वां बड़ा महाद्वीप। अब परीक्षा में इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे देता है। पहले या 3 से 4 महाद्वीप का नाम दे देगा जिसको हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हमको सजाना होता है, जो हम प्रैक्टिस टेस्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से किस तरह से आरोही क्रम या अवरोही क्रम सेट किया गया है। तो अब आरोही क्रम
अवरोही क्रम जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, दोनों ही एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। उसके बाद हमारा यूरोप, यूरोप तीसरे नंबर का हमारा यूरोप, तीसरे नंबर का हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप, एशिया, यूरोप। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप चौथे नंबर का उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सातवें नंबर का कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका आ जाएगा। और यह इसको हम निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं, जहाँ पे कोई मानव निवास नहीं करता, उसे निर्जन महाद्वीप के नाम से भी कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, तो ये हमारा जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। तो एशिया पहला महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर उसके बाद अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद यूरोप आ जाता है, यूरोप 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 का भी, यूरोप तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी आपको इस लाइन को फॉलो करना है, ये लाइन इस तरीके से जा रही है जनसंख्या के मामले में, इस तरीके से जा रही है स्ट्रेट लाइन। तो हमको इस लाइन को फॉलो करते हुए हमको जनसंख्या का क्यों बनाना है। ठीक है, यानी आपको दिखेगा कि आपने आर बना दिया है, तो इसको हमको थोड़ा सा फॉलो करके चलना है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है जहां पर कोई भी व्यक्ति या मानव निवास नहीं करता है। यहाँ पर इसको एक महासागर भी, महासागरीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे महासागरीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा इसके और गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि इसका जो पूर्व में है ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये हमारा क्या है? प्रशांत महासागर है। ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये हमारा अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, हमारा अटलांटिक महासागर है। उसके बाद ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर हो गया। उसके बाद हमारा ये आर्कटिक महासागर हो गया, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, और ये अंटार्कटिक महासागर। अब इसे अंटार्कटिक को महाद्वीप माना जाए या महासागर माना जाए, ये अभी विवाद का प्रश्न है, परंतु हम अभी इसे महाद्वीप मानते हैं तो हम इसे महासागर नहीं मानेंगे। तो महासागर नहीं मानेंगे तो पूरे विश्व में कितने महासागर रहेंगे? 4 महासागर रहेंगे। द्वीप कितने रहेंगे? महाद्वीप कितने रहेंगे? 7 महाद्वीप रहेंगे। तो उसी प्रकार से अभी इसको हम महासागर ना मान के महाद्वीप मानेंगे, जिसकी वजह से ये कौन सा 7वें नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसलिए जो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग और भूमध्य रेखा के नीचे का भाग जो होगा वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जिनका भाग जो होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। उसी प्रकार नॉर्थ पैसिफिक यानी उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। ये छोटी सी डिटेलिंग थी। बाकी इसको पूरे डिटेल में जब हम विश्व के भूगोल का अध्ययन करेंगे तब उसमें हम इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं और कौन से महासागर की क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का उनके टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक का नामांकन। भारत का नामांकन, भारत को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत विष्णु पुराण में दिए गए संदर्भ में एक श्लोक दिया गया था जिसके अंदर यह बताया गया है कि हम सभी भारतवासी राजा भरत की संतानें हैं, और उसी भरत शब्द के ऊपर भारत का नाम पड़ा है। इसलिए भारत का नाम कहाँ से हमको विशेषता, इसलिए हमको भारत का नाम कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण से मिलता है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा हिंदू शब्द, सिंधु नदी के शब्द को गलत उच्चारण यानी अपने ही शब्दावली में उच्चारण करने की वजह से हिंदू बोला गया, जिसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया, इंडिया जो रोम और ग्रीक के निवासी थे वो इंडस या इंडोस इसको पढ़ते थे। जो रोमवासी थे उसको इंडस पढ़ते थे और जो ग्रीक वासी थे इसको इंडोस पढ़ते थे। तो जो कालांतर में आगे चलकर
इंडोस या इंडस से बदलकर इंडिया हो गया, और जो अंग्रेजों ने इसको नाम दिया। ठीक है, अब इतना सा इसको थोड़ी से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा है भारत का आकार और विस्तार। भारत के आकार और विस्तार का सिंपल सा प्रश्न कोई भी छोटे से परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार किस प्रकार का है, तो भारत का आकार हमारा चतुष्कोणीय प्रकार का है। 4 कोण दिखाई देंगे आपको इसमें, उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारा, तो 4 तरीके के कोण दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको चतुष्कोणीय बोला जाएगा। पूर्ण रूप से चतुष्कोणीय नहीं है मगर लगभग चतुष्कोणीय है, इसलिए इसको हम चतुष्कोणीय बोलेंगे। परंतु आप देखेंगे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी भारत का दक्षिणी भाग है, वो हमारे को एक त्रिभुजा के आकार में दिखाई देगा। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका आकार किस तरीके का है, तो हम उसको बोलेंगे त्रिभुजाकार का। ठीक है, और फिर अब हम देखते हैं हमारा भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कैसा है, और जो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विस्तार कितना है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर हमारा जो विस्तार है वो हमारा 3314 किलोमीटर का है। उत्तर से दक्षिण ये हमारा 3214 किलोमीटर का है। ठीक है, और जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार जो है, पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वो हमारा 2933 किलोमीटर का है। 2933 किलोमीटर का है, ये हमें को ध्यान रखना है। जो हमारा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, यानी हमारा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो अधिक है किससे, पश्चिम से या पूर्व से। ठीक है, ये हमें याद रखना है चाहिए, ये प्रश्न कथन कारण में पूछ लिया जाता है। भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या को यदि हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के संदर्भ में किस तरीके से है, और भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का सबसे पहले हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देख लेते हैं कि भारत का कौन सा बड़ा स्थान है। 7वां बड़ा स्थान है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहला कौन सा आ जाएगा हमारा रशिया, दूसरा कौन सा आ जाएगा कनाडा, तीसरा कौन सा आ जाएगा यूएसए, चौथा हमारा आ जाएगा चीन, और उसके बाद 5वां हमारा आ जाएगा ब्राजील, और छठा आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से सबसे बड़े देश हैं, पहला आ जाएगा हमारा रशिया, दूसरा हमारा आ जाएगा कनाडा, तीसरा हमारा आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा हमारा आ जाएगा चीन, और 5वां आ जाएगा ब्राजील, और छठा आ जाएगा कौन सा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्रम करना होगा। ये प्रश्न इसलिए साथ याद कर रखने की जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न कभी भी नहीं आएगा कि आपका भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा स्थान है, तो ये अब कभी भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मगर अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 4 से 5 आपको देशों के नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें कनाडा, रूस, चीन, भारत, तो इसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है, इसलिए हमको इन सभी 7 से 8 नामों को याद रखना जरूरी है। फिर उसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से हमसे पूछ लिया जाता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तो दूसरा स्थान है, मगर पहला स्थान किसका है, चीन का है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर जो आ जाएगा हमारा अमेरिका का आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर जो चौथा नंबर है, बड़ा ही रोचक नाम है, जो नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चौथे नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद 5वां ब्राजील का नाम आ जाता है, बस याद रखना है। तो इंडिया का तो दूसरा है, तो हमारे इंडिया का तो दूसरा है, इंडिया का दूसरा, और इंडोनेशिया का कौन सा है, चौथा नाम, इंडिया इंडोनेशिया, तो दूसरा चौथा, तो ये याद रखने वाली बात है। और पहला कौन सा आ जाएगा, चीन आ जाएगा, पहला कौन सा आ जाएगा, चीन आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, तीसरा अमेरिका, और चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील आ जाएगा हमारा। फिर इसमें हमारा जनसंख्या की दृष्टि से कितना प्रतिशत हम विश्व के पटल पे एक्वायर करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 17.5%। हम विश्व की 17.5% की जनसंख्या अपने एक्वायर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा क्षेत्रफल है, हमारे भारत का क्षेत्रफल है, वह हमारा विश्व की दृष्टि से 2.4% है। और जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, और जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद करना होगा, इसका अवरोही क्रम याद करना होगा, और जो कि हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमारे टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत के अक्षांश और देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले हम देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का है, और जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। अब ये तो जो 8 डिग्री 4 मिनट है, जो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। और अगर हम भारत के दक्षिण पॉइंट का बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट ये हमारा को इंदिरा पॉइंट पे दिखाई देगा।
इसको याद रखने के लिए हमको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो ये याद करने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट को 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाता है, ये दो का मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8 हो गया। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर क्या होता है हमारा 36 होता है, मगर आपको याद रखना 36 नहीं 37 होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है 36 नहीं 37 होता है। उसके बाद हमको ये देखना होगा आपको 6 8 7 6 7 8, तो हमको देख लेना है कि बड़ा जो संख्या है वो बीच में आएगी, उसके बाद छोटी संख्याएं एक दूसरे के आसपास आ जाएंगी, तो हमको 6 7 8 6 7 8। उसके बाद 97 डिग्री पर 25 मिनट की बात करते हैं, तो 97 डिग्री 25 मिनट ये आप देखेंगे 97 25, इसको आपको सीधा से याद रखना होगा 97 25 97 25, ठीक है। तो 97 25 को आपको याद रखना होगा। ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब इसमें एक फैक्ट ये याद करना है जो कि मैं आपको पहले वहां पे विस्तार में बताकर आया हूं, तो वो ये याद रखना है कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो देशांतरीय विस्तार है वो अधिक है किससे, अक्षांशीय विस्तार से, ठीक है। देशांतरीय विस्तार भारत का अधिक है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो देशांतरीय विस्तार है अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो जो देशांतरीय विस्तार है अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, यह जरूर याद रखना है। और जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट होगा वो 6 डिग्री 45 मिनट का है, 6 डिग्री 45 मिनट का है। और जो इसका देशांतर है ये किस, जो इंदिरा पॉइंट है, मैंने बात की इंदिरा पॉइंट की बात की, वो कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 45 मिनट। और देशांतर कितने डिग्री देशांतर पर है, 93 डिग्री 39 मिनट पे 49 मिनट पे, सॉरी 93 डिग्री 49 मिनट पे स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री देशांतर पे है, 6 डिग्री 45 मिनट पे, और कितने डिग्री देशांतर पे है, 93 डिग्री 49 मिनट के देशांतर पर है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और यहाँ पर हमारा मिलिट्री बेस है, ठीक है, याद रखना है इसको, हमारा यहाँ पे मिलिट्री बेस है। गुहार मोती जो कि हमारा पश्चिमी सबसे किनारा है, ये सरकरी क्षेत्र में आता है, ये हमारा किस में आता है, सरकरी क्षेत्र में आता है, सरकरी क्षेत्र में आता है। और ये किस जिले का भाग है, कच्छ जिले का भाग है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पूर्वी छोर की बात करें तो सबसे पूर्वी छोर का जो सबसे पूर्व दिशा में रिहायशी इलाका है वो कौन सा है, गोम्पक किबिथु है, गोम्पक किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भाग है, जो कि किसका भाग है, अरुणाचल प्रदेश का। उसी प्रकार से दक्षिणी जो भाग है वो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है, वो किसका भाग है, केरल का भाग है, किसका भाग है, वो केरल भाग का भाग है। मगर भारत का दक्षिणतम पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, जो कि 2004 में आई सुनामी के कारण जलमग्न हो चुका है, मगर फिर भी ये अभी भी दिखाई पड़ेगा। तो हम बात करते हैं भारत के मानक समय की। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं वो, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा सीमांध्र या आंध्र प्रदेश, जिसे पहले कहते थे हम आंध्र प्रदेश, अभी क्या बोलते हैं इसको, सीमांध्र, ठीक है। अब सबसे विचारणीय बात यह है कि हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हमने अपना मानक समय क्यों लिया। तो वो इसलिए लिया क्योंकि विश्व में जब अपने मानक समय से निर्धारित करने की बात आई तो सभी विश्व के देशों ने अपने मानक समय को ग्रीनविच रेखा से 7.5 डिग्री अथवा 30 मिनट के गुणांक में रखने का निश्चय किया। 7.5 डिग्री अथवा 30 मिनट के गुणांक में रखने का निश्चय किया। उस आधार पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो मानक समय है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और जो बांग्लादेश का मानक समय है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और भारत का किससे लिया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब इसीलिए हम बात से स्पष्ट होता है कि इन देशांतरों से स्पष्ट होता है कि जो विश्व ने मानक समय निर्धारण करने के लिए जो सहमति जताई थी वो 7.5 डिग्री पर जताई थी, ठीक है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक फैक्ट और है कि ये है कि भारत का मानक समय अब ग्रीनविच रेखा से, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। वो कैसे, कि वो इस प्रकार है कि हमने अपनी पृथ्वी को 360 देशांतरों में बांटा हुआ है।
जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्रीनविच रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी भाग यहाँ का और ये पश्चिमी भाग। और पूर्वी भाग में 180 देशांतर हैं और पश्चिमी भाग में भी कितने देशांतर हैं, 180 देशांतर हैं। तो अब ये दोनों मिलके कितने, 180 मिलके कितने हो गए, पूरे 360 हो गए हैं, 60 हो गए हैं। यानी पृथ्वी को हमने 360 डिग्री देशांतरों में बांट दिया है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी एक दिन में अपना घूर्णन कितने घंटों में पूरा करती है, तो वो पृथ्वी अपना एक दिन में घूर्णन पूरा करती है 24 घंटों में। तो यानी अगर 360 डिग्री, यानी पृथ्वी को हमने 360 डिग्री में बांटा और 360 डिग्री को घूमने में, यानी पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी को घूमने या 360 डिग्री को घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। तो एक घंटे में हमारे को कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है पृथ्वी, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो सिंपल सी बात आ गई। तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो अगर एक घंटे में 60 मिनट है, एक घंटे में 60 मिनट है, तो 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, यानी एक घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, 15 डिग्री घूम रही है, तो अगर हम इसको कट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 मिनट। तो यानी पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा हमको, 330 मिनट का समय लगेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 60 से, तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे। ये कैलकुलेशन आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने की हुई है। तो इस प्रकार से 5.5 डिग्री का इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 5.5 घंटे का समय ग्रीनविच रेखा से आगे चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ग्रीनविच रेखा पे 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर 5.5 बज रहे होंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे इतना सा ही है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है आपने देखी, और अब इसके पर आधारित क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जो आप सॉल्व करके अपने आपको अच्छा तरीके से समझ सकते हैं, जिसे आप सॉल्व करके आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और परीक्षा में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं भारत और कर्क रेखा। भारत और कर्क रेखा में क्या संबंध है। ठीक है, भारत और कर्क रेखा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री देशांतर है या कितने डिग्री अक्षांश है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यह उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लगाएं तो वो आ जाएगा, सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये याद रखना है हमें, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा। त्रिपुरा पहले आएगा फिर मिजोरम आएगा, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। कन्फ्यूजन इसी में ही होगा, आपको कभी भी नहीं होगा और किसी चीज में कन्फ्यूजन, तो याद रखिएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है, और सबसे छोटी लंबाई यानी सबसे कम लंबाई जो है वो किसमें है, त्रिपुरा में। उसी प्रकार से सबसे बड़ा राज्य कर्क रेखा पे अवस्थित सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में लंबाई भी सबसे कम है और त्रिपुरा ही सबसे छोटा राज्य भी है कर्क रेखा पे अवस्थित राज्यों में से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी, कर्क रेखा पे अवस्थित राज्यों में सबसे दूर राजधानी किसकी है, वो भी जयपुर की है। यानी दो चीजें आ गई जब राजस्थान से संबंधित, कि राजस्थान कर्क रेखा पे अवस्थित सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है, यह भी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, कर्क रेखा पे अवस्थित सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और कर्क रेखा पे अवस्थित राज्य की सबसे दूरस्थ राजधानी भी राजस्थान की कौन सी, जयपुर आ जाएगी। ठीक है, जयपुर आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, जयपुर आ जाएगी। और सबसे नजदीक अवस्थित राजधानी मिजोरम की आ जाएगी, यानी आइजोल। क्या आ जाएगी, मिजोरम की राजधानी आइजोल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा और मानक समय रेखा।
का जो मिलन है, जैसे आपने हम देखा था जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय रेखा है छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ बन गया है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा और मकर मानक अक्षांश है वो कहाँ पे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का बैकुंठपुर संभाग है, ठीक है, और जो कोरिया जिला है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, याद रखिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कर्क रेखा और मानक समय रेखा का मिलन होता है, यानी एक दूसरे को वह समकोण पे काटती हैं, याद रखिएगा। अब राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों, सबसे पहले यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखें तो सबसे पहले डूंगरपुर आएगा, फिर बांसवाड़ा आएगा। और अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे किसमें, हमारी टेस्ट सीरीज में। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और कितनी राजधानियां हैं, 28 ही राजधानियां होंगी। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से, 31 अक्टूबर, कब से लागू हुआ है ये, 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ है। आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये इस प्रकार हुआ कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जो कि स्पेशल स्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसके ऊपर 370 की धारा लागू हुआ करती थी, उसको हटाकर 5 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई, 5 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट हुई कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाता है, संविधान के 300 आर्टिकल 70 को समाप्त किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के एक स्पेशल राज्य होने का दर्जे को भी साथ के साथ समाप्त किया जाता है। यह अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लद्दाख का हो जाएगा, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगी, और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो पहले की तरह ही श्रीनगर रहेगी। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, और प्रश्न उठने की संभावना इसमें से ज्यादा है, इसलिए इसको बड़े अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से, अब उसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली राज्यों की। अब इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से हम और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें, तो केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यहां पर रहा लक्षद्वीप। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाएगा, दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से ही हम अगर देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी दोनों से ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन से राज्य पूर्वोत्तर राज्य में आएंगे और उनका क्रम क्या रहेगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर राज्यों के उठते हैं तो इसी से उठते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाता है नागालैंड, उसके बाद आ जाता है नागालैंड, उसके बाद आ जाता है मणिपुर, उसके बाद आ जाता है मिजोरम। ये याद रखना है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, नमामि। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, नमामि। आपने नमामि गंगे अभियान तो सुना ही होगा, उसके पर आधारित हमने ये ट्रिक बनाई है, नमामि। तो अरुणाचल प्रदेश तो हमें पता ही है, क्योंकि हमारा सबसे पूर्वी किनारा भी इसी राज्य में है और देशांतर भी इसी पर है। कौन सा है पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, गोमपक्की बिंदु का है। और हमारा जो देशांतर है वो कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट का है। तो हमें याद रखना है। और हम अगर हद देखें तो ये जो नमामि ट्रिक हमने बनाई वो यहां से शुरू होती है, नमामि यानी नमामि,
तो नमामि में क्या आ जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये याद रखने वाली बात है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा त्रिपुरा, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये आ गया हमारा त्रिपुरा। फिर उसके बाद असम आ जाएगा, फिर उसके बाद असम आ जाएगा, फिर उसके बाद मेघालय आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, अब ये याद रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात याद रखने वाली बात क्या है, सिक्किम। जो सिक्किम है वो हमारा 7 सिस्टर्स में नहीं आता, यानी 7 बहनों के में नहीं आता, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं आता, ये जरूर याद रखना है। तो ठीक है, तो सिक्किम हमारा किस में आता है, किस में नहीं आता है, 7 बहनों में नहीं आता है। 7 बहनों में कौन कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इसको याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। और असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। असम कौन सा राज्य है, कैसा राज्य है, जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और तीसरी बात याद रखनी है, पहली बात क्या याद रखनी है, असम 2 बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा है। और तीसरी बात याद रखनी है, जो मिजोरम है उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, याद रखने वाली बात है। मिजोरम की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो 3 बातें एक्स्ट्रा में याद रखनी है 7 सिस्टर के साथ ही। असम की जो सीमा है, असम की जो सीमा है बांग्लादेश से 2 बार लगती है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, और मिजोरम जो है समुद्री सीमा नहीं बनाता है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फिर हमारा जो राष्ट्रीय अब ये हमारा राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, उसमें राजस्थान के 2 जिलों को शामिल किया गया है। कौन से, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया। मगर ये जो 2 जिले हैं दिल्ली के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते हैं, ये याद रखने वाली बात है। यानी राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है और अलवर और भरतपुर की सीमा नहीं लगती है, मगर ये दोनों ये दोनों जिले जो हैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है, चंडीगढ़ जो है एक ऐसी राजधानी है जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। कैसे, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो ये याद रखना है। ये रहा हमारा यहाँ पे पंजाब और ये रहा हमारा हरियाणा। तो हमें पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हमें यह याद रखना चाहिए। फिर हम अगर देखें, उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है, जिसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 8 तो राज्यों से लग रही है और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दिल्ली से लग रही है। तो हमको देखना है कि कितने राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो, 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दिल्ली से लगती है, ये रखना है। ठीक है, ये हमारा टॉप पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट हमारा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ही एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो सोनभद्र का इलाका इसमें आता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कितने राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र इलाका, 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक। और सबसे कम कितनी किसके साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है सबसे कम, हिमाचल प्रदेश के साथ। ये हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो
3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से? सीमांध्र, तमिलनाडु और केरल में। कौन कौन से में? सीमांध्र, सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। जो सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश का राज्य है, जो जो आंध्र प्रदेश में स्थित पुडुचेरी का भाग है, जो कि यहां पर है, उसको हम बोलते हैं यनम, म। मगर आपको यह भी याद रखना है, यमन नाम का एक देश भी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद हम देखते हैं कि कराईकल तमिलनाडु में है, कराईकल ये यहां पर है, तमिलनाडु में है। और उसके बाद माहे यहां पर स्थित है, जो कि किसमें है? केरल में है। कराईकल यहां पे आ गया और माहे कहां पे आ गया? केरल में आ गया। और पुडुचेरी ओरिजिनली तो है ही अपना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 3 राज्यों में फैला है, ये याद रखना है हमें। फिर उसके बाद भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों और भारत के 16 राज्यों की जो सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ठीक है, 16 राज्यों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। और 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात हो गई, ये याद रखने वाली बात होगी। पहले तो बहुत इजी था, 7 और 17 करके ट्रिक बना के 7-17 करके ट्रिकली याद हो जाता था। परंतु अब 16 हो गया, 16 घट के 16 में से हमने एक अलग किया और उसको 2 भागों में बांट दिया, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया। ये हमें याद रखना है। फिर भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं। स्थलरुद्ध होने का मतलब कि ना तो वो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना तो कोई वो जलीय सीमा बनाते हैं। जिसमें हमारा पहला आ जाता है हरियाणा, दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाता है झारखंड और चौथा आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, 5वां आ जाता है हमारा तेलंगाना। अब ये क्रम जरूर याद रखिएगा, पहला कौन सा आ जाता है हरियाणा, दूसरा कौन सा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा आ जाता है हमारा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां हमारा आ जाता है तेलंगाना। ये हमको क्रम याद रखना है, क्योंकि यदि हम अक्षांशों के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? हरियाणा, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है? मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा आ रहा है? झारखंड, और उसके बाद कौन सा आ रहा है? छत्तीसगढ़, फिर लास्ट में कौन सा आता है? तेलंगाना। तो हमें ये क्रम जरूर याद रखना है। परीक्षा में उत्तर से क्रम, दक्षिण से क्रम पूछ सकता है, तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी आपको इसके ऊपर आधारित प्रश्न। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 9 राज्य जो हैं भारत के साथ, 9 राज्य जो हैं भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य जो हैं भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? चलिए अब वही देखते हैं हम। पहला है उनमें से गुजरात। पहला कौन सा है उसमें? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हमको याद रखना है। अब इसमें एक छोटा सा फैक्ट मैं ऐड करने जाऊंगा, वो ये कि जो गुजरात है और जो पश्चिम बंगाल है, 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। कौन सी? तटीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ये एक फैक्ट मैं ऐड करूंगा। ठीक है, फिर दूसरा फैक्ट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि गुजरात की जो सीमा है, तटीय सीमा है, वह सर्वाधिक है और सबसे कम सीमा जो है गोवा की है, यानी 9वें नंबर का। कौन सा है? गोवा, 9वां गोवा। ठीक है, याद रखना है, 9वां गोवा। तो पहला नंबर किसका आ जाता है? गुजरात का, और 9वां नंबर किसका आ जाता है? गोवा का। ठीक है, 9वां नंबर किसका आ जाता है? गोवा का। अब दूसरा नंबर किसका आ जाता है? सीमांध्र का। दूसरा नंबर किसका आ जाता है? सीमांध्र का। तीसरा नंबर तमिलनाडु तीसरा। ठीक है, तो तमिलनाडु को कितना नंबर का आ जाएगा? तीसरे नंबर का आ जाएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र चौथे नंबर का, मैं 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो महाराष्ट्र कितने नंबर का? 4 नंबर का। केरल 5 नंबर का, केरल कितने नंबर का?
5 नंबर का याद रखना है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है उड़ीसा, 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 यानी उड़ीसा 6 नंबर का आ जाएगा आपके पास। तो उड़ीसा कितने नंबर का आ जाएगा? 6 नंबर का आ जाएगा। कर्नाटक, नाटक 7 नंबर हमेशा नाटक करता है, तो कर्नाटक, कर्नाटक तो 7 नंबर क्या करता है? नाटक करता है, तो कर्नाटक 7 नंबर, कर्नाटक यानी 7वां नंबर किसका आता है? कर्नाटक का। तो पश्चिम बंगाल के बी में आपको 8 दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल के बी में आपको क्या देगा? 8 दिखाई देगा, जिससे आपका 8वां नंबर राज्य हो जाएगा समुद्री तटीय सीमा में। और 9वां तो आपने याद ही कर लिया है, गोवा। 9वां कौन सा आ जाएगा? गोवा। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं नया टॉपिक पे। अब चलते हैं हम अपने जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये राजधानियां हो गई हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 2-4 बातें इसमें मैं बता भी देता हूं कि गुजरात, गुजरात की राजधानी हमेशा याद रखनी है गांधीनगर है। बहुत से लोग अहमदाबाद कर देते हैं, गुजरात की राजधानी हमेशा अहमदाबाद कर दी जाती है, याद रखना है। और जैसे कि हमको 7 सिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ से लेकर सिक्किम से लेकर ये हमारा मेघालय तक हमको याद रखना है कि राजधानियाँ क्या हैं। जैसे सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग। तो याद रखनी है ये हमें, इसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये हमें याद रखनी है। कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वो ग्रीष्मकाल में होती है, धर्मशाला जो राजधानी है वो सर्दियों में होती है। सीमांध्र की जो सीमांध्र और जो तेलंगाना है, सीमांध्र और तेलंगाना की राजधानी एक ही है अभी तक, हैदराबाद। सीमांध्र की जो राजधानी है अमरावती प्रस्तावित है। दमन उसी तरीके से हमको याद रखना है, यानी सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह, दिल्ली की नई दिल्ली, दमन द्वीप की दीव, जिसमें गुजरात जो है चारों तरफ से घेरे हुए है दीव को, और दादरा नगर हवेली जो है उसकी सिलवासा है। अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर है। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि जो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में है। उसके बाद हमको पुडुचेरी, पुडुचेरी लक्षद्वीप की कवारती याद रखनी है, और चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ है ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है हमारी? बांग्लादेश के साथ, 4,900 4,096.7 किलोमीटर, ठीक है। सबसे अधिक किसके साथ लगती है, सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। तो अभी हम पहले क्लॉकवाइज सभी देशों का क्रम देख लेते हैं। तो पहला, सबसे पहला कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है? चाइना। चौथा कौन सा है? नेपाल। पांचवा कौन सा है? भूटान। और छठा कौन सा है? म्यांमार। और सातवां कौन सा है? बांग्लादेश। अभी हमने पढ़ा 7 देशों की सीमा लगती है भारत के साथ, तो कौन सा आ जाएगा? ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। तो सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की, सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की, और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की। अब आप इसके किलोमीटर्स को, भले हमेशा एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा जाता, मगर अगर आपको याद करने हो तो थोड़ा सा ये होगा कि नेपाल की 17,351, 17,351 और 16,348, 48 नहीं 43 याद रखना है। और ये 3488 और इसका 106 तो आपको याद रहेगा। और इसको बांग्लादेश को 6 को 2 बार पलट देना है, 6 को 2 बार पलट देना है, आपको याद रखना है। और 3323 किलोमीटर तो पाकिस्तान की याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे राजस्थान से इसका संबंध में आता है, तो हमको पाकिस्तान की याद रखनी है। और राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर की लगती है, राजस्थान का फैक्ट हो जाएगा ये, तो ये हमें याद रखना है। और बाकी डिटेलिंग, हम राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। कौन सा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जिले लगते हैं, जो कि हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब चलते हैं हम आगे वाले टॉपिक पे अपने। ये हम एक सारणी के रूप में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। और जो जिसमें आता है सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का सबसे सीमांकन जो है 17 अगस्त
1947 को किया गया था। 17 अगस्त 1947 को किया गया था सीमांकन, जो कि अध्यारोपित सीमा है, यानी मानव द्वारा लगाई गई सीमा है, प्राकृतिक सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? प्राकृतिक सीमा। दूसरी कौन सी? स्थलीय सीमा यानी मानवकृत सीमा। मानवकृत सीमा। तो मानवकृत सीमा, प्राकृतिक सीमा और मानवकृत सीमा। प्राकृतिक सीमा में तो जैसे चीन और भारत के बीच में अवस्थित हिमालय की सीमा आ जाएगी, ठीक है। म्यांमार और भारत के बीच में बीच में स्थित अराकान योमा की पर्वत श्रेणी की सीमा आ जाएगी, वो याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सीमा और मानवकृत सीमा को निर्धारित किया जाता है। तो रेडिकली फ्री है कि मानवकृत सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को, जिसको खींचने वाले थे सर सिरिल रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पे आधारित इस रेखा का सीमांकन किया गया। एक अच्छी बात याद रखने वाली यह है कि केवल भारत और पाकिस्तान में नहीं, वरन बांग्लादेश के बीच में जो सीमा खींची गई थी उसका नाम भी रेडक्लिफ सीमा रेखा ही था। ये रखने वाली बात है। बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ ही जोड़ के चलते हैं, अब बांग्लादेश के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि 1971 ईस्वी में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया था। तो ये फैक्ट एक धुंधला सा हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए हमेशा। तो डूरंड लाइन दूसरी लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सन 1893 ईस्वी में खींची गई डूरंड रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में किए गए समझौते, जो कि मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था भारत के बीच में सीमा खींचने को। आपको याद होगा कि 1893 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, और पाकिस्तान जो है भारत के ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था, और इसीलिए जो भारत तथा जो ब्रिटिश भारत था वो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं तय करता है 1893 ईस्वी में, जो इसमें मार्टिमर डूरंड ने अपनी भागीदारी निभाई थी, और उन्हीं के नाम पर जो है डूरंड लाइन नामांकन किया गया। इसी प्रकार से जो भारत और चीन के बीच में रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा, वो भारत और उत्तरी पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यानी तब के तिब्बत और भारत के बीच में जो खींची गई रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में शिमला में हुए सम्मेलन में खींची गई थी। ठीक सर, हेनरी मैकमोहन थे, उनके द्वारा यह, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा यह सीमा रेखा खींची गई थी। और जीरो लाइन जो है भारत के त्रिपुरा राज्य, ये छोटा सा फैक्ट याद रखने वाली बात है कि त्रिपुरा राज्य और जो बांग्लादेश है उसके बीच की जो रेखा है उसको हम जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं। ये लाइन इसलिए खींची गई है कि जो स्मगलिंग है उसको रोका जा सके, इसलिए इस लाइन को खींचा गया है। तो ये कौन सी है? जीरो लाइन है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश राज्य के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। भारत की तटीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय सीमा और पूर्वी तटीय सीमा। तो हम बात कर लेते हैं पहले पश्चिमी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा में जो गुजरात की तटीय सीमा है, गुजरात की तटीय सीमा है जो कि दमन तक आती है, उसे बोलते हैं काठियावाड़ तट, गुजरात तट या फिर सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। फिर दमन से लेकर गोवा तक के बीच के तट को कोंकण तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है। और उसके बाद कन्नड़ तट बोला जाता है गोवा से लेकर मंगलूर के बीच तक के तट को। और फिर मंगलूर के से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक हम बोलते हैं मालाबार तट। तो यहाँ पे मालाबार तट हो गया, यहाँ पे कोंकण तट हो गया, फिर यहाँ पे कन्नड़ तट हो गया, और यहाँ पे काठियावाड़ या गुजरात तट हो गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसी प्रकार पूर्वी तटीय सीमा को हम पहले यहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर हम कृष्णा नदी के छोर तक जो हम हैं क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट से लेकर महानदी के मुहाने तक हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और फिर उत्तरी सरकार तट से लेकर यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी तक हम क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और यहाँ पे कोरोमंडल तट।
यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये हमें तट के नाम याद हो गए। ये हमारा आज का पूरा वीडियो था। होप सो आपको पसंद आए और हमें बताइए किस तरीके से लगा और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू।